ये दुनिया बहुत तरह के लोगों से भरी हुई है। हर एक इंसान अपने आप में अनूठा है। कोई भी 2 लोग समान नहीं होते। किसी 2 व्यक्ति का चेहरा आपस में नहीं मिलता और उनकी आवाज़ भी अलग-अलग है। इतने सारे लोग हैं लेकिन सबकी आवाज़ अलग-अलग है। सबके अंगूठे का निशान अलग-अलग है, सबका लक्ष्य अलग-अलग है, सबका मार्ग अलग-अलग है। और कुंडली में ग्रहों की स्थिति के अनुसार से कोई व्यक्ति अपनी नज़रों में ज़्यादा सौभाग्यशाली होता है और कोई ऐसा भी व्यक्ति होता है जो दूसरों की नज़रों में सौभाग्यशाली होता है। कोई-कोई व्यक्ति अपने आप को कम सौभाग्यशाली समझते हैं, कोई-कोई अपने अपने आप को बैड लक कहते हैं या कहते हैं कि मेरे जैसा तो दुर्भाग्य किसी का भी नहीं होगा शायद। तो ग्रहों की भी एक लिमिट होती है और उस ग्रहों की लिमिट के हिसाब से भी आपका सौभाग्य, दुर्भाग्य या अभागा होना तय होता है। किसी ग्रह के उच्च होने का मतलब है किसी ऑफ़िस में बैठा हुआ उस ऑफ़िस का सबसे बड़ा अधिकारी। जैसे किसी ऑफ़िस में वाइस चांसलर बैठा हुआ है, किसी में कोई प्रेसिडेंट है, किसी में कोई सेक्रेटरी है, किसी में कोई कलेक्टर है, किसी में कोई सुपरिटेंडेंट है और किसी में कोई चीफ मिनिस्टर है, किसी में कोई प्राइम मिनिस्टर है। अब उसी ऑफ़िस में एक और भी व्यक्ति काम कर रहा है जो उसका पीए है, असिस्टेंट है, क्लर्क है, सचिव है, सहायक है। उसी ऑफ़िस में कोई टाइपिस्ट है और उसी ऑफ़िस में कोई कॉल उठाने, रिप्लाई करने वाला है और उसी ऑफ़िस में कोई सिक्योरिटी गार्ड भी है, कोई सिक्योरिटी इंचार्ज भी है। और एक व्यक्ति उस ऑफ़िस में ऐसा भी काम करने वाला है जो सफाई का काम करता है, झाड़ू लगाता है। तो आदमी सभी देखने में समान है लेकिन इन सब का भाग्य निर्मित हुआ है उनकी कुंडली के ग्रहों से। तो जब कुंडली में कोई ग्रह उच्च का हो जाता है तो उसकी औकात, उसकी हैसियत प्रधानमंत्री के बराबर हो जाती है और जब कोई ग्रह नीच का हो जाता है तो वह उस भाव से संबंधित फलों में व्यक्ति को एक पियून या चपरासी के दर्जे पर भी ले जाता है और उससे भी नीचे सफाई कर्मचारी भी बना दे सकता है, झाड़ू पोछा लगाने वाला। जब कोई ग्रह नीच का हो जाता है, जब कोई ग्रह अस्त का हो जाता है तो झाड़ू पोछा लगाने का काम भी नहीं मिलता है। उल्टा घर में जो पूंजी थी वो भी बिक जाती है, नष्ट हो जाती है, चोरी हो जाती है, किसी काम नहीं आती। इसीलिए किसी भी जॉब का न होना, किसी भी इनकम का न होना अंतिम पराभव की स्थिति नहीं है। किसी व्यक्ति की मंथली इनकम 5 लाख है और दूसरा व्यक्ति उससे अपने आप को कंपेयर कर रहा है कि मेरी तो 1 लाख है। एक व्यक्ति सोच रहा है कि इसकी तो 1 लाख है, मेरी तो 50,000 ही है, मेरा तो बड़ा बैड लक है। एक दूसरा व्यक्ति है जो 5,000, 10,000, 20,000 कमाता है, वो सोचता है कि जो 50,000 कमाते हैं वो बहुत ज़्यादा लकी हैं। 5 लाख कमाने की बात, 1 करोड़ कमाने की बात तो उसके ज़हन में कभी नहीं आती। एक और भी व्यक्ति है जिसकी मंथली इनकम 0 है लेकिन लायबिलिटीज़ भी 0 है, मतलब जी रहा है, किसी तरह से परिवार का गुजारा कर पा रहा है। अब ये 0 वाला व्यक्ति सोचेगा कि सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली मैं हूँ, लेकिन रुकिए, उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यशाली वो व्यक्ति है जिसका ग्रह अस्त है, कंबस्ट है, क्योंकि अब उसके ऊपर 5 लाख का कर्ज है। समथिंग लाइक 50,000 पर मंथ की EMI है या 5 लाख पर मंथ की EMI है। तो ये व्यक्ति उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यशाली माना जाएगा अगर इसके पास कोई इनकम नहीं है तो, जिसकी 0 इनकम है उससे। और जो व्यक्ति 5 लाख कमाता है लेकिन 5 लाख उसके खर्च और कर्ज तोड़ने में खर्च हो जाते हैं, तो उस व्यक्ति की असली इनकम, असली सिचुएशन, असली पोजीशन 0 के बराबर है। जब आप सेविंग करते हैं, जब आप इन्वेस्ट करते हैं, जब आप एक्स्ट्रा कमाते हैं, तब कहा जा सकता है कि आप प्लस में हैं। और यकीन मानिए 80% से ज़्यादा लोग कमाने और खर्च करने की साइकिल में फंसे हुए हैं। केवल कुंडली में बैठे हुए उच्च ग्रह ही आपकी पोजीशन को लाइफ में अच्छी बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। रिलेशनशिप में भी यही बात है। रिलेशनशिप में अगर कोई व्यक्ति जिसका लग्न मान लीजिए कि बुध, शुक्र और शनि का है, त्रिकोण है, जैसे कि मिथुन लग्न है या कन्या लग्न है, तो उसके पंचम और नवम के स्वामी क्रमशः शुक्र
शनि होंगे। और वहीं किसी व्यक्ति का जैसे कर्क लग्न है तो उसके बाकी के 2 ग्रह मंगल और बृहस्पति होंगे। तो चंद्र, मंगल और बृहस्पति, इनका त्रिकोण शुक्र बुध शनि के त्रिकोण से उल्टा पड़ता है। एक ऐसे त्रिकोण बनाता है और एक ऐसे त्रिकोण बनाता है। किसी की कुंडली में उसके सप्तम स्थान का स्वामी अगर तीसरे, 11वें या 7वें में पड़ा है तो ऐसे व्यक्ति को एक मजबूत जीवन साथी मिलेगा जो उसको अपने अनुसार ढाल लेगा। लेकिन अगर उसके सप्तम स्थान का स्वामी इसके अपने ट्राइन में पड़ा है, अर्थात इसके अपने लग्न पंचम या नवम में, तो ये व्यक्ति अपने जीवन साथी को अपने अनुसार ढाल लेगा। बहुत बार शादी के बारे में हमारा अनुभव अधूरा रह जाता है, क्योंकि हमें जो जीवन साथी मिलता है उससे हमें मतलब बहुत सारी बातें नहीं मिलती, या ऐसा हम सोचते हैं कि हमें नहीं मिलती। और जब हम दूसरे लोगों की हैप्पी लाइफ को देखते हैं, जैसे कि उनको अच्छे अच्छे फ़ोटो शूट करते हुए देखते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक पे या यूट्यूब में भी उनकी पर्सनल लाइफ के कुछ फ़ोटोज़ को या वीडियोज़ को देख लेते हैं, तो लगता है कि ये सब परिवार के साथ हैप्पी हैं। तो उस सिचुएशन में उसको लगता है कि विवाह के संबंध में मेरा जो अनुभव है वो अधूरा ही रह गया। और जो उसके उल्टे त्रिकोण होते हैं, जैसे कि किसी का कर्क लग्न है तो लग्न में 4 है, तो उसके तीसरे घर में 4, 5, 6 कन्या राशि पड़ेगी, यानी कि बुध, शुक्र और शनि का ट्राइन पड़ेगा। तो उसके सप्तम भाव में शुक्र का ट्राइन पड़ेगा, यानी कि तुला राशि पड़ेगी। तो इस कंडीशन में जैसे कि किसी के लग्न में 4 है तो तीसरे घर में उसकी आ जाएगी कन्या राशि, 5वें घर में तुला राशि आ जाएगी, यानी कि पहले त्रिकोण में तुला नहीं। इसको इस ढंग से समझना होगा, मैं इसे इस ढंग से बताना चाहता हूँ कि कर्क लग्न वाले व्यक्ति के लिए जिसके लग्न में 4 अंक पड़ा है तो उसके तीसरे हाउस में 4, 5, 6 कन्या राशि पड़ी है, और कन्या राशि का एक त्रिकोण सप्तम भाव होगा और उसका अगला त्रिकोण 11वां भाव होगा। तो कन्या राशि से पहला त्रिकोण जो होगा वो होगा 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि शनि। तो कर्क राशि वालों के लग्न के सप्तम भाव में शनि की राशि पड़ेगी। 6, 7, 8, 9, 10 मकर राशि पड़ेगी। अब इस मकर राशि का स्वामी इसके लग्नेश का मित्र तो है नहीं, तो क्या इसकी जब शादी होगी तो इसकी अपनी पत्नी से कोई मोहब्बत, कोई बनाव, कोई सामंजस्य नहीं देखी जाएगी? सवाल ये उठता है कि अब उसके सप्तम स्थान का स्वामी कहाँ बैठा है? अगर उसके सप्तम स्थान का स्वामी अपने त्रिकोण में किसी में बैठा है, जैसे तीसरे भाव में कन्या राशि में बैठा है या 7वें घर में मकर राशि में बैठा है या फिर 11वें घर में वृष राशि में बैठा है, तो वो या तो अपने घर में बैठा है या अपने ही मित्र के घर में, यानी अपने त्रिकोण में स्थित है। तो इस सिचुएशन में वो ज़्यादा बलवान होगा। किसी पुरुष की कुंडली में अगर ऐसा है कि उसका सप्तम से उल्टे त्रिकोण में बैठा है, तो जो उसकी पत्नी होगी वो ज़्यादा बलवान होगी, ज़्यादा स्ट्रांग होगी, और संभवतः वो ऐसे परिवार से आएगी, यानी ऐसे परिवार की बेटी होगी वो जिसके साथ उसका अटैचमेंट ज़्यादा होगा अपनी ससुराल वालों की तुलना में। अपने माता पिता से उसकी अटैचमेंट, अपने भाई बहनों से, अपने मायके से ज़्यादा अटैचमेंट होगी, और अंततः वह इस जातक को अपने अनुसार ढाल लेगी। शुरू में ये जातक बहुत छटपटाएगा, उसको लगेगा कि मेरी पत्नी में ये कमियां हैं, वो कमियां हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन में 2 पहलू होते हैं, एक आदर्शवादी पहलू और दूसरा यथार्थवादी पहलू। तो उसकी पत्नी हमेशा यथार्थवादी मोड में रहेगी, जबकि आदर्शवादी मोड में रहेगा। और आदर्श भी किसका? उसका अपना तय किया हुआ आदर्श। लेकिन अगर उसका सप्तमी शनि उसके अपने त्रिकोण में पड़ गया है, जैसे लग्न में पड़ गया है कर्क राशि में
या उसके 5वें घर में पड़ गया है वृश्चिक राशि में, या उसके 9वें भाव में पड़ गया है मीन राशि में, तो यहाँ पे उसकी पत्नी अंततः हार करके इसके जैसी बन जाएगी, जैसा ये बनाना चाह रहा था या जैसा ये था। एक्चुअल में जैसा ये था वैसी ढल जाएगी, न कि ये जैसा बनाना चाहता था, क्योंकि इसको भी कहाँ पता था कि मैं कैसा हूँ। और ये उसको जो बनाना चाह रहा था वो तो एक किताबी सोच थी, यथार्थवादी सोच तो कभी थी नहीं। बहुत कम लोग रियलिस्टिक हैं दुनिया में, और बहुत कम लोगों को अपनी रियलिटी का पता है। जो अपने आप को दुर्भाग्यशाली मान रहा हो सकता है वो दुर्भाग्यशाली न हो। जैसे एक व्यक्ति की मंथली इनकम 50,000 रुपये है और दूसरे व्यक्ति की इनकम 20,000 रुपये है, और जिसकी इनकम 50,000 रुपये है उसको 16 घंटे काम करना पड़ता है और उसके ऊपर मंथली EMI है 60-70 हज़ार की। और जो सिर्फ 20,000 कमाता है वो सिर्फ 4-5 घंटे काम करता है और उसकी कोई भी मंथली EMI नहीं है, कोई कर्ज नहीं है। तो 50,000 वाला हो सकता है अपने आप को ज़्यादा लकी समझ रहा हो और 20,000 वाला अपने आप को अनलकी या कम लकी समझ रहा हो। लेकिन आप भी जान रहे हैं कि इन दोनों में से ज़्यादा लकी कौन है। जिसके पास मानसिक शांति ज़्यादा है, जिसके पास कुछ करने के लिए समय बच रहा है, जिसके ऊपर कर्ज कम है, ये सारी बातें ऐड करती हैं। रिलेशनशिप में भी यही बात ऐड करती है कि किसी को बहुत सुंदर पत्नी मिल गई है लेकिन उससे उसका तालमेल ही नहीं है, और किसी को कम सुंदर पत्नी मिली है लेकिन उसके साथ उसका तालमेल सेट है, और अब उसको यह आकांक्षा भी नहीं है कि मुझे और कोई सुंदर पत्नी मिल जाए। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की ओर लोग ऐसे दौड़ेंगे जैसे कि एक कुत्ते को आप कितना भी भरपेट खाना खिला दें, लेकिन अगर उसको कोई और खाना देगा तो वो दौड़ करके खाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की हसरत भी नहीं है और वो सिंपली उसे इग्नोर कर देंगे। अब सिंपली और एक्सीडेंटली में भी कुछ फ़र्क है, इसमें भी उम्र का फ़र्क है कि कुछ लोगों से एक्सीडेंटली कुछ हो जाता है, कुछ लोगों से एक्सीडेंटली भी कुछ नहीं होता है। ये सब सिर्फ गणित है, लाभ और हानि का सोचने का। मूलतः हम जैसे हैं वैसा ही अट्रैक्ट करते हैं। आपकी कुंडली के 7वें भाव का जो स्वामी है वो आपको ये भी बताता है कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा रहेगा, बल्कि आपके फ्रेंड्स कैसे रहेंगे। ऐसे फ्रेंड्स जिनके साथ आपका रिश्ता बिल्कुल इनफॉर्मल है, वहाँ पे किसी भी तरह की कोई चिंता या स्ट्रेस नहीं है कि मुझे इस तरह से बोलना है, इस तरह से वेलकम करना है, इस तरह से रिस्पेक्ट करना है। जिनके साथ हम बेतकल्लुफ़ हो पाएँ वही हमारे सच्चे मित्र हैं, कि कभी उन्होंने कॉल की तो हम कॉल उठा पाएँ। अगर कभी हम कॉल ना उठा पाएँ तो उनको ज़रा भी बुरा नहीं लगे, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा हमको जान चुके हैं और रिश्तों में सफाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम कब है क्या है। तो जब दो लोगों के बीच में आत्मीयता होती है, सोल रिलेशनशिप बनती है। ये ज़रूरी नहीं कि सोलमेट्स के जैसी हो, क्योंकि ये एक भ्रम है कि सोलमेट्स का रिश्ता यानी पति पत्नी का रिश्ता, प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता ही सबसे आखिरी रिश्ता है। इस दुनिया में निर्वासनात्मक रिश्ते भी हो सकते हैं, या अगर उनके बीच में कोई कनेक्शन है तो वो ऊपर के चक्राज में के हैं, ऊपर के चक्राज मर्ज कर गए हैं और उनकी आत्माएं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं अब। तो इस कंडीशन में अगर दो व्यक्ति महीनों तक भी बातचीत नहीं कर रहे हैं, हफ्तों तक भी बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो भी वो दोनों एक दूसरे से सेटिस्फाइड हैं। और अगर एक व्यक्ति जैसे कि एक रिलेशनशिप में एक व्यक्ति है जैसे कि बहुत हाईली स्पिरिचुअल है और उसका पार्टनर हाईली फिजिकल है, तो उसको अगर रोज़ रोज़ अच्छा खाना खाने को नहीं मिलेगा तो वो अपने स्पिरिचुअल पार्टनर से फेडअप हो जाएगा, बोर हो जाएगा, ऊब जाएगा। और वो अगर उसको घर में अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो वो किसी रेस्टोरेंट की ओर ताकेगा या बाज़ार जाने की जिद करेगा। मतलब वो ढाबे का खाना भी खा लेगा, ढाबे का पानी भी पी लेगा, भले ही उसमें कितने भी जीवाणु हों, बैक्टीरिया हों। वो ये नहीं देखेगा कि इसके माध्यम से कोई मुझे संक्रामक बीमारी आ जाएगी, मैं ढाबे के होटल का पानी पी रहा हूँ। और हर एक लाइन होटल, हर एक ढाबे के होटल का पानी पीना भी नहीं चाहिए। आप ज़िंदगी में किस होटल में खाना खाते हैं,
ये भी बहुत कुछ आपको करता है, डिफ़ाइन करता है। और कितने सिक्योर हैं, कितने इनसिक्योर हैं। बहुत सारे लोग रिलेशनशिप को लेकर इनसिक्योर हैं कि अगर मुझे कोई चाहने वाला नहीं मिला, चाहने वाली नहीं मिली तो मेरा क्या होगा। सारे लोगों को मिल गई, सारे लोगों को बॉयफ्रेंड्स मिल गए, मुझे नहीं मिला तो मेरा क्या होगा। तो इस जल्दीबाजी में किसी को भी, मतलब किसी भी लाइन होटल का खाना खा लिया, किसी भी लाइन होटल का ढाबे का भी पानी पी लिया, क्योंकि सारे लोग खाना खा रहे थे, सारे लोग पानी पी रहे थे। इसके अंदर में मायूसी आ जाती है, वो होती है द फियर ऑफ लूजिंग आउट। कि सारे लोग इस करेंसी को ख़रीद रहे हैं, अगर मैं इस शिबा इनू करेंसी को नहीं खरीदूंगा, या सोलाना को नहीं खरीदूंगा, या बिटकॉइन को नहीं खरीदूंगा तो कल इसके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और जब वो ख़रीदता है तो उसके दाम फिर नीचे आ जाते हैं, और बड़े मज़े से 1-1, 1.5-1.5, 2-2 साल तक बहुत नीचे बने रहते हैं। तो रिलेशनशिप में भी ऐसा हो सकता है। और जब तक आपने होटल के खाने का टेस्ट नहीं चखा है, तब तक खाने के मामले में भी ऐसा हो सकता है कि आप खाना खाने बैठ गए तो उसके पैसे चुका दिए हैं, तो बहुत कम ही लोग उसे छोड़ करके उठना चाहेंगे। पूरी ज़िंदगी ऐसी है कि आप क्या चुनाव करते हैं। पूरी ज़िंदगी चुनाव है, पूरी ज़िंदगी चुनाव ही है कि आप क्या चुनते हैं। आप राइट पाथ चुनते हैं या लेफ़्ट पाथ चुनते हैं, या मिडिल पाथ पे रहते हैं। जो ना राइट पाथ को चुनता है ना लेफ़्ट पाथ को चुनता है, वो ऑटोमेटिकली मिडिल पाथ पे आ जाता है। जैसे हमारी जन्म कुंडली में हमारा जो नवम भाव है, अगर नवम भाव का स्वामी अच्छा है तो उससे रत्न देखे जाते हैं कि कौन से रत्न पहनने चाहिए हमें। अगर नवम भाव का स्वामी ठीक ठाक है तो एकदम मज़े से उसका रत्न पहन लीजिए। और अगर रेमेडी करनी है तो रेमेडी के लिए 5वें घर से स्टार्ट कीजिए। पहली रेमेडी 5वें घर से स्टार्ट होगी, सिर्फ एक ही शर्त पे कि 5वें घर का स्वामी अस्त न हो गया हो, या शत्रु राशिगत न हो गया होगा। ऐसी कुछ बातें होती है, क्राइटेरिया होती है, इनको देख लेने का है। और इसके बीच में एक और भी चीज़ है, रिचुअल, कर्मकांड, पूजा पाठ, जप, हवन, अर्घ्य, तर्पण, प्रार्थना, तीर्थ यात्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें, मंत्र, तंत्र, यंत्र का विज्ञान है, ऑकल्ट का, ऑकल्ट की साइंस है। इसे सब कुछ किया जाए या नहीं किया जाए, ये 7th हाउस के एक्टिवेशन पर निर्भर करता है कि 7th हाउस अपने आप में बीच में है ना, 9th और 5th के बीच में भी है, और 10th और 4th के बीच में भी है, और लग्न से 7 में है। तो 7 वाला जो भाव है वो अहमियत रखता है। और किसी की भी कुंडली में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं देखने के लिए, लेकिन आप नवम भाव से रत्न पहन सकते हैं। और ये सवाल पूछना कितना सही है कि मैं कब 100 करोड़ कमाऊंगा, क्योंकि अगर आप 100 करोड़ कमा ही लीजिएगा तब आपके जीवन में कुछ बचेगा नहीं, मकसद खत्म हो जाएगा। आपके जीवन में पैसे नहीं हैं, इसीलिए तो आप प्रयास कर रहे हैं, आप मूव कर रहे हैं, आप गति कर रहे हैं। और जब कोई गति करता है तो एक चीज़ उसकी ज़िंदगी से चली जाती है, शांति। जो भी व्यक्ति नौकरी पाना चाह रहा है, या बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, या बिजनेस कर रहा है, या नौकरी कर रहा है, तो उसके जीवन में शांति कम ही होने की उम्मीद है। पता नहीं शांति का अर्थ क्या है। बहुत सारे लोगों के लिए शांति यही है कि मैंने काफ़ी सारे पैसे मैं कमा रहा हूँ और सेव कर रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे साथ मेरे आने वाली जनरेशन का फ्यूचर अब सिक्योर होगा। पूरी तरह से सिक्योर होगा ऐसा तो कोई नहीं, ऐसी गारंटी नहीं दी जा सकती, लेकिन अपेक्षाकृत रिलेटिवली सिक्योर होगा, यही शांति है। और बहुत सारे लोगों के लिए है कि इस दुनिया में काम करने में बहुत दिक्कत है, लोग कैसे हैं, मैं इनके बीच में एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे अकेला हो जाना है, मुझे ध्यान मन करना है, प्राणायाम करना है, मुझे थॉट करना है, मुझे फिलॉसफी करनी है। तो वो दार्शनिक तरीके से शांति पाना चाहते हैं। तो शांति की आपकी परिभाषा क्या है, चाहत क्या है, और आप वास्तविक नीड का पीछा कर रहे हैं या नकली नीड का। आप जिस चीज़ पे बिलीव कर रहे हैं, जिस चीज़ पे आपको बिलीव हो गई है, वो चीज़ कहीं आपको पढ़ाई तो नहीं गई है। आपने 2-4 लोगों या 2-400 लोगों की
क्योंकि आप यूट्यूब में जो भी वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब का एल्गोरिदम आपको वैसे ही वीडियोस दिखाता है। फेसबुक का एल्गोरिदम, आप अमेजन, फ्लिपकार्ट या मीशो पे जो भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट से लेकर कॉस्मेटिक से लेकर ड्रेस से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक तक, तो उसकी खबर सारे वेबसाइट पर हो जाती है और वो सारे वही प्रोडक्ट आपको बार बार दिखाते हैं, मतलब आपको रिमाइंड कराते हैं। यानी कि पूरी दुनिया में आप जो कुछ भी, जहाँ कुछ भी देख रहे हैं, गूगल को, यूट्यूब को, फेसबुक को, सबको पता है कि आप क्या सर्च कर रहे हैं, आप कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, आपकी परचेजिंग क्षमता कितनी है। कोई पोको M3 का फ़ोन सर्च कर रहा है, कोई OnePlus 11 सर्च कर रहा है, कोई एप्पल का लेटेस्ट मॉडल सर्च कर रहा है, कोई गैलेक्सी अल्ट्रा सर्च कर रहा है। तो ये गूगल को पता है कि आपकी खर्च करने की क्षमता कितनी ज़्यादा है। गूगल को तो ये भी पता है कि आपका मंथली इनकम कितना है। अब इस सिचुएशन में आप जो भी देख रहे हैं वो आप अपने ही विचारों का प्रतिबिंब देख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, शुरुआत आपने की थी और अंत पूरा यूनिवर्स कर रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? पैसे कमा लेना, अपने आप को सिक्योर कर लेना, अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को सिक्योर कर लेना, ये सच्चाई है। इसमें सच्ची शांति है, या सच्ची शांति इसमें है कि अपने आप को दुनिया के प्रयासों से, कष्ट साध्य एफर्ट से अलग करके कुछ देर के लिए ध्यान में बैठ जाना, या उससे अपने आप को दूर कर लेना, किसी नेचुरल परिवेश में चला जाना, जंगल में चला जाना, मंदिर में चला जाना, मठ में चला जाना, पहाड़ में चला जाना, उसकी यादों में खो जाना। किसमें सच्ची शांति है? जिसमें आप बिलीव करेंगे, जिसमें आपको बिलीव होगी, उसी में सच्ची शांति है आपके लिए। लेकिन फिर इस सब के पीछे का असली सच क्या है? ये एक सवाल है जो आपको अपने आप से ज़रूर पूछना चाहिए।